जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट हर दौर में कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। मामले हर दौर में इसी तरीके के रहे हैं जिस तरह से आज हैं। और रिक्रूटमेंट के मामले में जब रिफॉर्म्स की बात की जाती है या रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, वो रिफॉर्म्स कामयाब नहीं होते। वो रिफॉर्म्स भी साजिश का शिकार होते हैं। और क्यों साजिश का शिकार होते हैं, इसके बारे में सोचने का काम जो है केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को करना है। आज बात करेंगे जगमोहन की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस की। जगमोहन अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती को और पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती के बारे में लिखते हैं। कहते हैं कि जनवरी फरवरी 1986 में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों की भर्ती होनी थी। उस भर्ती को लेकर जब सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो डीजीपी जो है उन्हें मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट दी और कुछ ताकतवर पॉलिटिशियंस ने एक लिस्ट दी। उस लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स के नाम थे और डीजीपी को कहा गया कि इनको आपने सिलेक्ट करना है। अपने सिलेक्शन बोर्ड से कहिए कि ये बच्चे सिलेक्ट तो होने ही होने चाहिए। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो लिस्ट दी गई थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, जिन लोगों ने ये नाम दिए थे वो लोग आपस में लड़ पड़े। जब वो आपस में लड़ पड़े तो उस समय के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने इसके ऊपर झगड़ा शुरू कर दिया। उसके बाद एक मुखदर्शी से एक आई विटनेस थे जो वहां मौजूद थे जिस समय कैबिनेट मीटिंग हो रही थी। उस कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं झगड़ा तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया कि वो किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा है 70% कैंडिडेट जो हैं वो ओपन मेरिट से आएंगे और 30% कैंडिडेट जो हैं वो लीडरों की, रूलिंग पार्टी के लीडरों की रिकमेंडेशन पर लगाए जाएंगे। और उसी वक्त बात करते हुए उस समय के डीजीपी ने यह भी कहा कि जहां तक बारामूला डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, उन्होंने जो रूलिंग पार्टी के 2 नेता हैं उन्हें कंसल्ट किया है और ये दोनों रूलिंग पार्टी के नेता उस समय के मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते थे। इससे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जनाब मैं भी बारामूला से आता हूं। और उसके बाद वो जो उन्होंने ये कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि 2 खास आदमी हैं मुख्यमंत्री के, वही 2 नेता नहीं है बारामूला के। बारामूला का नेता मैं भी हूं, मैं भी उसी जिले से आता हूं। इस बार मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया और मुख्यमंत्री को गुस्सा आया। उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को रोका और रोकते हुए उनको कहा कि जिन 2 नेताओं के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं आपको उनके बलिदान नहीं भूलने चाहिए। एग्रीकल्चर मंत्री ने आगे से कहा आप किन बलिदानों की बात करते हैं, बलिदान मैंने भी दिए हैं। उस पर मुख्यमंत्री को गुस्सा आया और गुस्से में आकर मुख्यमंत्री ने कहा आप तो चोर हैं, आपने 6 लाख रुपए खाए हैं, दीजिए मुझे 6 लाख रुपए का हिसाब। 6 लाख रुपए कहां गया? उस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वापस गुस्से में पलट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा आप मुझसे बड़े चोर हैं और आप बड़े चोर हैं। आपने 28 लाख रुपया खाया है, आप पहले 28 लाख का हिसाब दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सरकार आपकी बाप की जागीर नहीं है। आपने अपने सभी रिश्तेदारों को इंपॉर्टेंट पोस्टों पर रिक्रूट किया है, भर्ती किया है। इस पर मुख्यमंत्री और गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि फौरन आप जो है मेरे घर से बाहर चले जाइए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वापस पलट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा यह आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही आपकी क्या कहते हैं परिवार की जागीर है। आप कौन होते हैं मुझे कहने के लिए कि बाहर चले जाइए? मुख्यमंत्री ने उसके बाद अपनी आस्तीन जो है उसको फोल्ड करना शुरू किया, यानी अपने स्लीव्स को रोल करना शुरू किया। जो ही उन्होंने स्लीव्स को रोल करना शुरू किया, बीच में कुछ लोग आए, बीच बचाव हुआ, बात खत्म हो गई। यह मामला था सब इंस्पेक्टरों की और इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट को लेकर कि 70% तो मेरिट से आएंगे और 30% जो है वो सिफारिश से आएंगे। सिफारिश किन की? उस वक्त के ताकतवर नेताओं की। और लिस्ट देने वाले डीजीपी को कौन? खुद उस समय के मुख्यमंत्री। और ये बात है फरवरी 1986 की। अब आप इतिहास के पन्ने पलटिए और पन्ने पलट कर ये देखिए कि उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे और उस समय जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे। ये बात मैं नहीं, ये बात माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस में जगमोहन ने लिखी है। स्वर्गीय जगमोहन आगे और इस बात को बढ़ाते हैं और रिक्रूटमेंट को लेकर ही वो ये कहते हैं कि 1984-85 में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर लगाने थे। इस मामले में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एक लिस्ट दे दी। उसने कहा ये 150 लोग हैं, ये आपने
मैनेजिंग डायरेक्टर जो उस समय स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के थे, कौन थे वो आपको इतिहास के पन्ने पलट कर मिल जाएगा। उन्हें लिस्ट एक दे दी और कहा ये 150 लोग हैं, इन 150 लोगों को आपने ड्राइवर लगाना है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने आगे जवाब दिया, उसने कहा जनाब इसके लिए कोई जाब्ता होता है, इसके लिए कोई सिस्टम होता है, कोई प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के एन मुताबिक ही लगाना पड़ेगा। मंत्री जी ने आगे से कहा प्रोसीजर छोड़ो, 150 लोगों की लिस्ट दी गई है, इनको किसी भी तरीके से लगाओ। 2-3 दिन के बाद दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आए। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जनाब जो लिस्ट आपने 150 लोगों की मुझे दी है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो उन्हें आगे से कहा गया आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेज नहीं कर सकते आप, अब ड्राइविंग लाइसेंस मैनेज कीजिए और इन 150 लोगों को लगाइए। क्या फायदा ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर का अगर आप कुछ ड्राइविंग लाइसेंस अरेंज नहीं कर सकते हैं। और गाड़ी किसकी चलानी है? स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की। चलाने वाले लोग कौन है? जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और कहा क्या जा रहा है उनको कि इन तमाम लोगों को ड्राइवर लगाइए। ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। उसके बाद ये भी जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं कि कई 100 लोगों को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्लास 4 की मुलाजमत मिली। इन लोगों का इस्तेमाल बाद में धरने प्रदर्शन के लिए किया जाता, ये बात वो अपनी किताब में लिखते हैं। और अपनी किताब में आगे जाकर लिखते हैं कि मैंने जब ये देखा इतनी धांधलियां और इतनी चोरियां जो हैं वो रिक्रूटमेंट में होती हैं और यहाँ पर सियासी बुनियादों के ऊपर रिक्रूटमेंट होती है, इससे मैं थोड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। मैंने कोशिश की कि इसे ठीक किया जाए, इसे रिफॉर्म किया जाए। इसको रिफॉर्म करने के लिए मैंने जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, और ये वक्त था मार्च 7 1986 से लेकर सितंबर 7 1986 तक, सितंबर 6 1986 तक, ये थोड़ा सा कार्यकाल जो 6 महीने का मुझे मिला, इस 6 महीने के कार्यकाल में मैंने जम्मू कश्मीर स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट 1986 लाया। जब मैंने ये कानून लाया, इस कानून का मकसद ये था कि रिक्रूटमेंट को जम्मू कश्मीर में साफ और शफाफ किया जाए। लेकिन जब उसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार नवंबर 1986 में आई और उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इस समय मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीनगर लोकसभा से, जब वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बने तो उन्होंने एक बिल लाया। इस बिल को रिपील करने के लिए, इस कानून को रिपील करने के लिए, जब वो बिल मेरे पास एसेंट के लिए भेजा गया तो मैंने स्टेट कैबिनेट को 7 अगस्त 1987 को एक नोट भेजा और उस नोट के जरिए मैंने उनको ये बताया कि मैंने क्यों जम्मू कश्मीर स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट का कानून लाया। उसमें उस नोट में जो बातें उन्होंने कही हैं वो भी बड़ी अहम हैं। उन्होंने कहा कि 1985 में स्कूल में अध्यापक लगाने थे, उसको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। बीए और एमए क्वालिफिकेशन वाले जो बच्चे थे उन्हें इग्नोर किया गया और 10वीं पास, जिन्होंने 10वीं 3rd डिवीजन में पास की थी, उन्हें टीचर लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक केस में 3 फीमेल्स, 3 महिलाएं जो एक ताकतवर राजनीतिक व्यक्ति के घर से आती थी, उन्हें जो है लगाया गया और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, जो काबिल कैंडिडेट थे, उन्हें बाहर रखा गया। इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया कि सिलेक्शन साफ सुथरी होनी चाहिए और उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो काबिल हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन से फ्रस्ट्रेटेड नौजवानों ने मई 1985 में एक कैंडिडेट ने अपने आप को आग लगा दी, या जैसे दूसरी कहानी कही जाती है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर को आग लगा दी। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है बच्चों में कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा था सिलेक्शन को लेकर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बस ड्राइवरों की जब रिक्रूटमेंट की बारी आई, VLW और सबऑर्डिनेट पुलिस पर्सनल 1985-6, उससे पता चला उसमें भी इसी तरह की धांधलियां हुई। यानी आपने बस ड्राइवर लगाए, VLW लगाए, या आपने सबऑर्डिनेट पुलिस पर्सनल लगाए, कांस्टेबलों की भर्ती की, उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए जिससे पता चला कि मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी यहाँ पर, उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो ताकतवर लोग थे, उन ताकतवर लोगों के बच्चे सिलेक्ट हुआ करते थे। और उन्होंने ये कहा कि एक मामले में लोन ऑफिसर की सिलेक्शन होनी थी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, 4 बेटे जो ताकतवर राजनीतिक लोगों के थे उन्हें सिलेक्ट किया गया। ये सारी बातें जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं। यानी इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें ये पता चलता है कि काबिलियत, मेहनत ये क्राइटेरिया नहीं होता था,
और क्राइटेरिया ये होता था कि आप किसके करीबी हैं, आप किस बड़े ताकतवर राजनीतिक आदमी को जानते हैं। यही वजह है कि आज भी लोगों में ये मानसिकता है जम्मू कश्मीर में कि पैसा देकर सिलेक्शन हो सकती है, बेईमानी करके सिलेक्शन हो सकती है, कुछ बड़े खास लोग हैं जो आपकी नौकरी लगवा सकते हैं। राजनीतिक लोगों के पास कोई जादू की छड़ी है, कोई अलादीन का चिराग है जिस अलादीन के चिराग के जरिए वो आपकी नौकरी लगा सकते हैं। ये जो मानसिकता जम्मू कश्मीर में लोगों की है, उसका कारण ये है कि इतिहास में जम्मू कश्मीर में यही हुआ है कि अगर आप किसी बड़े ताकतवर राजनीतिक आदमी को जानते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की, आपकी बैंक में नौकरी पक्की। लेकिन अगर आप किसी ताकतवर राजनीतिक आदमी को नहीं जानते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लगना भी मुश्किल और आपके बैंक में नौकरी लगना भी मुश्किल। ये सारी बातें वो लोग कहते हैं जो लोग ये किताबें लिखकर चले गए। इस माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस को लेकर इससे पहले भी जब मैंने एक बार एक कहानी इसी किताब से निकाल कर आप तक पहुंचाई तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि इस किताब में जो कुछ जगमोहन ने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए लिखा है, क्योंकि वो थोड़ी देर तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे थे। क्या ये सच है? क्या इस बात को माना जा सकता है? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और राजभवन के रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। ये चिट्ठियाँ जम्मू कश्मीर के इतिहास का हिस्सा हैं। रिक्रूटमेंट को लेकर जो कुछ इस किताब में कहा गया है, अगर वो सच नहीं है तो फिर क्या वजह है कि बहुत बड़ा टैलेंट पूल जम्मू कश्मीर में होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वैसा कुछ नहीं है जैसा आपको दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में देखने को मिलता है। हम ज़रूर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास सब कुछ है जो कुछ बाहर के प्रदेशों में या बाहर के केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं मिलता, लेकिन जब अपने गिरेबान में ऐसे झांक कर देखते हैं, एक अस्पताल अब जम्मू कश्मीर में नहीं बता सकते जो एम्स के मुकाबले का, मैदानता के मुकाबले का, फोर्टिस के मुकाबले का या मैक्स सुपर स्पेशलिटी के मुकाबले का हो। आप एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन तालीम का ऐसा नहीं बता सकते जो मुकाबला करता हो उन एजुकेशन तालीमी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो देहरादून में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है या बाकी जगहों पर हैं। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बता सकते जम्मू कश्मीर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट राव स्टडी सर्कल या जो बाकी इंस्टीट्यूट्स पूरे मुल्क भर में हैं उनका मुकाबला करता हो या उनके लेवल पर तालीम प्रोवाइड करता हो। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन क्या दिल्ली से कोचिंग करने के लिए बच्चे जम्मू कश्मीर आते हैं? अगर पूरे भारत से बच्चे कोटा, राजस्थान जाकर एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग कर सकते हैं तो क्या यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता था? क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां तैयार नहीं हो सकता था? ये वो सारे सवाल हैं जिन पर सोचना जरूरी है। इसीलिए आज जब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के मामले में बेईमानी की बात हुई और बच्चे सड़कों के ऊपर आए, गुस्से के साथ नाराजगी का इजहार किया, यकीन करना मुश्किल था पहले कि क्या ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब आप तारीख के पन्ने पलटते हैं, आप देखते हैं कि सिस्टम का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से सियासी लोग जो ताकतवर थे, उन ताकतवर लोगों ने सिस्टम को अपनी मन मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया और जो ठीक लगे उन लोगों को अफसर बनाया और अफसर बनाकर उनको ऊंचे पदों तक पहुंचाया। तो आप मजबूर हो जाते हैं ये बात कहने पर कि जम्मू कश्मीर में आज भी सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा जनरल ऑपरेशन करने की ज़रूरत है।